ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो टॉपिक चला था डीसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन में जो हमारा डीसी जनरेटर कंप्लीट हो गया था, तो नेक्स्ट जो चला था डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर में जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने किया था वो था चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ मोटर, मतलब हम मोटर की डायरेक्शन को कैसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो मेथड देखे थे, एक कैसे बाय रिवर्सिंग द आर्मेचर कनेक्शन, ठीक है, मतलब जो आर्मेचर में जो करंट जा रहा होगा उसको चेंज करना, ठीक है। दूसरा था कि जो आपकी पोल है उनको चेंज करना, ठीक है, पोल की वाइंडिंग को रिवर्स करना, ठीक। अब पोल की वाइंडिंग चेंज करने से क्या होगा, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल बनेगा और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों करने, एक करना स्टेप जिससे आपका मोटर का जो रोटेशन है वो चेंज होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, वो करते हैं हम आर्मेचर की वाइंडिंग होती है जो, उसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है उसको चेंज करते हैं सामान्यतः, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। फिर आज का जो आपका टॉपिक है वो है बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ, ठीक है। ठीक, अब देखो, जैसे ही डीसी मोटर में, ठीक, जैसे ही आपका डीसी मोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। हमने देखा था इसकी जो कंस्ट्रक्शन था, तो सबसे अंदर क्या होता है, साफ्ट, ठीक है। साफ्ट के बाहर क्या होगा आपका, रोटर, ठीक है, और रोटर के बाहर होता है आपका कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर्स के साथ फिर लगा होता है उसके बाद बाहर आर्मेचर, ठीक है। और आर्मेचर में क्या होते हैं, स्लॉट्स, और स्लॉट्स में क्या रखे जाते हैं, चालक, ठीक है। और ये आपका कम्यूटेटर है, ठीक। कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर की कहो या फिर डीसी मोटर की कहो, सामान्यतः सेम होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आपका आर्मेचर रोटेट करेगा ना, ठीक, क्योंकि मोटर है, आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इसने आपको क्या दिया, मैकेनिकल एनर्जी दिया, ठीक है। यहां हमने इसकी वर्किंग में समझा था ऐसा। तो अब जब आपका ये आर्मेचर रोटेट करेगा, तो ये जो आर्मेचर में रखे वाइंडिंग्स है, ये किसको काटेंगे, ये काटेंगे आपके जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, चुंबकीय क्षेत्र को काटेंगे, ठीक है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जब कोई चालक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, ठीक, तो उस चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी सेम केस है, चालक हमारे पास है ही और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, और चालक आपका गति कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो फैराडे का जो लॉ है उसमें या तो चुंबकीय क्षेत्र गति करना चाहिए या फिर आपका चालक ने गति करना चाहिए। तो यहां पर क्या गति कर रहा है, चालक गति कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर रोटेट कर रहा है ना, ठीक है। और रोटेट जो आपका आर्मेचर रोटेट कैसे कर रहा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग के कारण, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग होता क्या है, ठीक है, कौन सा खिंचाव होता है, तो उससे आपका आर्मेचर रोटेट करता है। अब आर्मेचर रोटेट तो कर रहा है, तो आपके जो चालक है वो भी रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो आपके चालक है उसमें क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर बल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ, ठीक है। तो इस इंड्यूस ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ, ठीक है। तो ये जो बैक ईएमएफ होता है ये अपोज करता है किसका, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है वो जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ है उसका क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लो फिर, या फिर बैक ईएमएफ कहते किसे हैं, ठीक है। ठीक, तो जब आपका आर्मेचर रोटेट करेगा, ठीक है, जब आपका मोटर घूमने लगेगा, तो आर्मेचर के चालक पे उत्पन्न होने वाला विभवांतर बल क्या कहलाता है, आपका बैक ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, ईबी से, ठीक हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये हो गया 5 ZNP अपॉन 60A,
ठीक है, जो आपका पहले विभवांतर का जनरेटर बता सेम वही है आपको, ठीक है, वहां याद होगा तो यहां भी आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, ईबी क्या है, बैक ईएमएफ। ठीक है, फाई क्या है, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ईबी क्या है, बैक ईएमएफ हो गया। ठीक है, ठीक है, और किसका विरोध करता है, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसका। ठीक है, और फाई क्या हो गया, पर पोल फ्लक्स, पर पोल मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मतलब पर पोल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, फ्लक्स। और ये बैक ईएमएफ की इकाई किस में होती है, वोल्ट में। ठीक है, इनकी इकाई भी याद होनी चाहिए। फ्लक्स की इकाई किस में होती है, वेबर में। ठीक है, ठीक हो गया। और जेट क्या हुआ, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, ये सब नंबर ऑफ चालकों की संख्या जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब आया आपका एन, आर्मेचर की घूर्णन गति। आर्मेचर जिस स्पीड से घूमेगा उसको एन से दिखाएंगे। आर्मेचर स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, आर्मेचर स्पीड। पी हो गया पोलों की संख्या, पोल्स नंबर। ठीक है, ए क्या होता है, जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर पैरेलल पास, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है उसके पैरेलल पाथ। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग पैरेलल पाथ। ठीक है, तो ए अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है, वो जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं उसके समानांतर पथों की संख्या। ठीक है, और वेव वाइंडिंग के लिए कितना होता है आपका 2, और लैप वाइंडिंग के लिए देखो ए की वैल्यू 2 होती है कब, जब ये होगा आपका वेव वाइंडिंग, और ए की वैल्यू होती है पोल संख्या के बराबर। ठीक है, कब, जब लैप वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूले में। ठीक है, कौन सी चीज क्या है, इसको अच्छे से याद रखना, दोनों जगह काम आएगा, चाहे आपका जनरेटर हो या फिर आपका मोटर हो। ठीक है, अब बैक ईएमएफ उत्पन्न कितना होगा। ठीक है, तो अगर बाकी लॉसेस को हम नेग्लिजिबल माने, ठीक है, चाहे वो फ्रिक्शन लॉस हो या फिर आपका और कोई रेजिस्टेंस का लॉस हो, हानि हो। ठीक है, क्योंकि आपने देखो मोटर के केस में क्या है, आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। ठीक है, ये आपका मशीन है, आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है ना, तो जो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है डीसी के फॉर्म में, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मोटर का काम क्या है, आप उसको विद्युत दोगे, विद्युत धारा, और वो आपको मैकेनिकल ऊर्जा देगा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसे दोगे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी देगा। ऐसा नहीं कि जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, कुछ ना कुछ हानि होती है। ठीक है, तो अभी मैं मान लो कि जनरल इक्वेशन के लिए अगर आपका एक कोई मोटर है उसकी जनरल इक्वेशन लिखनी है, तो मैं उसकी जो बाकी लॉसेस है वो नेग्लिजिबल मान रहा हूं। ऐसा नहीं कि है नहीं है, लेकिन बहुत कम है, तो मैं उसकी जनरल इक्वेशन लिखूं अगर, तो जो आर्मेचर है उसमें जो विभवांतर बल उत्पन्न हुआ है बैक ईएमएफ, उसको कैसे लिख सकता हूं, जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है ना उतना तो नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है। जो आपका बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया उतना नहीं होगा, इसमें से माइनस होगा। क्या माइनस होगा, जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है और आर्मेचर में जो करंट प्रवाहित हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो ये आइए आर ए क्या कहलाएगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। इतना ड्रॉप होगा आपके आर्मेचर में। ठीक है, तो जो आपने अप्लाई वोल्टेज किया है उसमें से जो ड्रॉप हुआ उसको घटा दिया, तो जो आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, बैक ईएमएफ। ठीक है, तो ये था आपका बैक ईएमएफ का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक, और एक और है इसमें आपका डेरिवेशन। ठीक है, कि बैक ईएमएफ या फिर आपका जो पावर है वो मैक्सिमम कब मिलता है। ठीक है, आपके इसमें वैसे डेरिवेशन है नहीं तो, लेकिन जनरली आप लोग याद रखो कि आपका जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगा। ठीक है, किस केस में आपका जो मोटर है या फिर जो आपका मोटर है वो आपको मैक्सिमम मैकेनिकल पावर आपको कब प्रदान करेगा। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, आपकी उसमें डेरिवेशन है नहीं तो आपको नहीं करते, इसमें खाली आप याद रखना कि जो बैक ईएमएफ होता है वो अगर
जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है, जितना आपने विभवांतर अप्लाई किया उसका आधा है, तो आपका जो पावर है वो मैक्सिमम क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक हो गया। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसको डेरिवेशन की बात करें या फिर ड्राइव करने की बात करें तो उसको देख लो फिर हल्का सा। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि ऐसा था, तो निकालने में आसानी रहती है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है, ठीक है, जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रखा है, ठीक है, जितना आपने पावर दिया, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इजिकल टू VI। ठीक है, तो इतना आपने पावर दिया है माइनस जो पावर लॉस हुआ है, ठीक है, IA स्क्वायर RA। ठीक है, तो कितना मैकेनिकल पावर डेवलप होगा, देखो ये आर्मेचर में मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है, कहने का मतलब कि जो आपका आर्मेचर है वो इतना उसको पावर मिल रहा है। ठीक है, अब कितना मिल रहा है, जितना आपने उसको पावर दिया, ठीक है, इनपुट जितना किया है, ठीक, जितना इनपुट दिया, ठीक हो गया। अब ये क्या चीज है, ये है आपका कॉपर लॉस। ठीक है, क्योंकि आप बाहर से जब सप्लाई दोगे तो पहले क्या आएगा, आर्मेचर के चालक आएंगे ना, तो जो पावर दोगे वो पहले किस में आएगा, आर्मेचर की कंडक्टर्स में। तो कुछ लॉसेस किस में हो जाएंगे, आर्मेचर के कंडक्टर्स में, जो कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, तो कुछ लॉसेस वहां होंगे, वो माइनस होंगे, तो तब जाके बाकी पावर आपके कहां पहुंचेगा, शाफ्ट को घुमाने में काम आएगा। ठीक है, तो जो आप पहले देखो, जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है, मतलब कि किस पावर से आपका आर्मेचर घूमेगा, तो पहले तो आप जितना पावर आपने दिया, टोटल पावर, ठीक है, उसमें से माइनस होगा लॉसेस। ये आपका क्या है, कॉपर लॉस, क्योंकि जो आप बाहर से पावर दोगे कुछ ना कुछ खर्च होता है, ठीक है, लॉसेस में, चाहे इसको हीट लॉस कह लो, फ्रिक्शन लॉस कह लो। ठीक है, लेकिन हमने यहां पर सिर्फ किसको एज्यूम किया हुआ है, कॉपर लॉस। तो ये क्या चीज है, कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये आपने पावर दिया, इतना लॉसेस हुआ, तो ये आपका मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है आर्मेचर पे। ठीक है, अब हम निकाल ले कि ये वाली कंडीशन कि आपका मैक्सिमम पावर कब क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये तो आपका समीकरण निकल गया, समझ में आया ना, ये आर्मेचर में पावर डेवलप हो रखा है। ठीक, तो जितना आपने पावर दिया उसमें से माइनस कर दिया कॉपर लॉसेस को। ठीक है, चलो फिर अब मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेफरेंस टू IA। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं फिर, देखो विथ ऑन द बेसिस ऑफ IA, आर्मेचर करंट के बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, और इसको किसके बराबर रखेंगे, इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, ठीक, ऐसा 0 के बराबर क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज का मैक्सिमम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और उसका डिफरेंशिएट किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और डिफरेंशिएट ऑफ IA विद रिस्पेक्ट टू IA क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस RA कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट ऑफ I स्क्वायर ये आएगा आपका 2IA n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये आएगा डिफरेंशिएट I, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो V माइनस 2IA RA। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो यहां से इसके आगे देखो, V इक्वल टू कितना रखा, 2IA RA, तो यहां से IA RA कितना आ गया, फिर IA RA आ गया आपका V/2, और ये IA RA क्या है, यही है आपका बैक EMF। ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज है कहां पे, आपका आर्मेचर पे। ठीक है, ये आर्मेचर में करंट, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो जब हम बोलते हैं ना V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, तो ये वोल्टेज है, ये भी तो वोल्टेज ही है, तो EV इक्वल टू क्या होता है, IA RA। तो ये आ गया आपका इक्वेशन जो हमने लिखा था। तो आप लोग डेरिवेशन समझ में आ रहा है, अच्छी बात। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, 10th 11th में आपने डिफरेंशिएशन सीखा होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आएगा तभी आपको ये निकाल सकते हो। ठीक है, और आप याद रखो
कि जो बैक ईएमएफ होता है अगर वो अप्लाई वोल्टेज का आधा है तो आपका पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। मतलब जितना आप यहां से दोगे ना पावर, उसका मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, पूरा नहीं होता ना, क्योंकि लॉसेस तो होने ही है। ठीक है, ऐसा कोई मशीन बनाई नहीं कि जिसमें लॉसेस ना हो। ठीक, तो आप जितना पावर दे कुछ ना कुछ तो खर्च होना ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो या फिर करोगे, कब करोगे, जब आपका बैक ईएमएफ जो अंदर वोल्टेज उत्पन्न होने वाला है वो अप्लाई वोल्टेज का आधा हो। ठीक है, तो ये था आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, एक ये वाला E V इजिकल टू 560A और दूसरा E V इजिकल टू V/2। और ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमम पावर की, कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा। ठीक है, ठीक है, फिर अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। ठीक है, जिसे हम कहते हैं घुमाव बल। ठीक, तो नेक्स्ट आपका इसी में आगे है टॉर्क। ठीक है, क्योंकि मोटर आपका घूमना है। ठीक है, और घूमने के लिए क्या चाहिए, घुमाव बल चाहिए। ठीक है, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटर ले लिया, ठीक है, इसकी रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है या फिर टर्न हो रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स या फिर वो बल जो इसको टर्न कराएगा ना इस दिशा में, तो वो क्या कहलाता है, आपका टॉर्क कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना कि किसी रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए, किसी रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए कोई ऑब्जेक्ट अगर टर्न हो रहा है, ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए, ये ध्यान देना। ठीक है, किसी पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए कोई ऑब्जेक्ट अगर टर्न हो रहा है तो वो फोर्स जो इसको टर्न कराएगा, ठीक है, ठीक, तो वो बल क्या कहलाता है, आपका घुमाव बल, या फिर जिसे हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका सिंबल होता है इस टाइप का, टाउ, जिसे हम कहते हैं F/R। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F क्या है, फोर्स, और फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, और R क्या आपका इस रेफरेंस पॉइंट से इसकी दूरी। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से इसकी दूरी। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब टॉर्क की इकाई किसमें होगी, देखो, फोर्स की इकाई होती है न्यूटन। ठीक है, और डॉट है तो डॉट, ठीक, आर क्या है, दूरी है, तो इसकी इकाई क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो ये आएगा आपका न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। अब देखो फिर, अब यहां पर जो आपका मोटर घूम रहा है, हम उसमें जो टॉर्क है उसका समीकरण निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब वहां तो ऐसा दिया नहीं हुआ ना, फोर्स इतना लग रहा है, आपका दूरी इतनी है, और आपको अलग अलग चीजें दी होंगी, जैसे आपका फ्लक्स इतना है, पोल इतना है, तो आप क्या निकालिए, आर्मेचर का टॉर्क निकालिए। ठीक है, आर्मेचर में कितना टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर घूम रहा है ना, एक एक्सिस के अलोंग ही तो घूम रहा है। आपका जो आर्मेचर है वो एक पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए तो घूम रहा है ना। ठीक है, तो हम वहां पर क्या निकालेंगे, आर्मेचर का टॉर्क। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले मुझे चाहिए कि यहां पर कार्य कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, किया गया कार्य किसी समय में। ठीक है, कोई एग्जैक्ट टाइम या फिर किसी समय को बेस देते हुए, तो पहले मैं यहां पर कार्य निकालता हूं कि कार्य कितना हो रहा है। ठीक है, अब कार्य का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक, देखो फिर, वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूले हैं। कार्य होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपने जितना बल लगाया और वो वस्तु जितनी अपनी जगह से हिली या फिर शिफ्ट हुई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स के, सॉरी, वर्क कहते हैं, किया गया कार्य। तो यहां पर कार्य जो हो रहा है, ठीक है, फोर्स तो ठीक है, फोर्स लगा, बल लगेगा ही, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो अगर मैं इसको रेफरेंस लेते हुए अगर आर्मेचर का कंडक्टर, इसको कंडक्टर मानता हूं, तो आर्मेचर घूम रहा है, तो आर्मेचर दोबारा से इस कंडक्टर, जो यहां पर कंडक्टर रखा है, ये घूम करके फिर से यहीं पर आएगा, तो एक कैसा पाथ कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, फिर एक सर्कल का क्या, सरकमफ्रेंस। ठीक है, जिसे हम परिमाप कहते हैं, तो कितना हुआ फिर परिमाप का फॉर्मूला सर्कल का, 2πr। ठीक है,
तो यहां पर इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है या फिर इसका जो परिधि है, ठीक है, इस जो ऑब्जेक्ट है इसने एक सर्कुलर रोटेशन लिया हुआ है, तो यहां पर जो डिस्टेंस लूंगा मैं वो 2πr लूंगा। 2πr क्यों? क्योंकि एक सर्कल है और एक सर्कल की जो परिमाप या फिर दूरी होती है वो क्या होती है? 2πr। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी एक ही चक्कर लगाया होगा, इसने तो बहुत सारे चक्कर लगाए होंगे ना, तो यहां पर मैं चक्कर को लेता हूं n। ठीक है, कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई बाय n। n मतलब ठीक है, तो n क्या है यहाँ पर? स्पीड या फिर उसने कितने चक्कर लगाए हुए हैं, ठीक है, किस स्पीड से वो घूम रहा है। तो वर्क बराबर कितना आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और किस स्पीड से वो घूम रहा है। ठीक हो गया। तो अब यहां पर से हम, ठीक है, कार्य निकालते हैं 1 सेकेंड पे। ठीक है, वर्क डन ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स इन 1 सेकेंड, और इसी को कहते हैं हम पावर। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो P इजिकल टू कितना लिखूंगा? वर्क डन कितना है? F इंटू 2πr इंटू n अपॉन में 60। ठीक है, तो ये क्या आया? वर्क डन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 60 से क्या कर दिया? आपका डिवाइड किया है। ठीक है, तो वर्क ये कार्य था। ठीक है, तो इन 1 सेकेंड कह रहे हैं वो, 1 सेकेंड में ना। ठीक है, तो जो नॉर्मली जो स्पीड होती है वो रोटेशन पर मिनट में होती है, तो मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो आपका जो ये स्पीड है वो किस में आ गया? रोटेशन पर सेकेंड। ठीक है, रोटेशन पर सेकेंड हो गया। तो आपका जो वर्क डन बाय फोर्स, किसी बल के द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाता है? पावर। ठीक है, इसको हम पावर भी कहेंगे, क्योंकि क्या है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये क्या है आपका? पावर का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब पावर की इकाई क्या होती है? देखो, अगर मैं यहां पर नॉर्मली इसे देखूं, ये है कार्य, आपको कार्य की इकाई भी याद होनी चाहिए। कार्य की इकाई होती है जूल। ठीक है, ये कार्य है, अपॉन में क्या है? समय है, तो समय की इकाई क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, कार्य की इकाई क्या हुई? जूल पर सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं? वॉट। ठीक है, इसलिए पावर की इकाई क्या होती है? वॉट। ठीक है, और अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो जूल पर सेकेंड इसकी इकाई होती है, और नॉर्मली जैसे हम कहें तो पावर की इकाई क्या होगी? वॉट, या फिर जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पावर निकाल दिया हमने। ठीक है, ठीक हो गया। फिर अब जो आपका आर्मेचर है, ठीक है, उसमें पावर डेवलप कितना होता है, ये तो अपने फॉर्मूले से निकाला हुआ है। ठीक है, हाँ, एक और चीज, इस पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इंटू आर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस आर को मैंने आगे ले लिया, ठीक है, और 2πn। ठीक है, अपॉन 60 पावर। अब F इंटू आर क्या है? टाउ। ठीक है, इसी को आर्मेचर टॉ, हाँ, टाउ हो गया। ठीक, अब देखो, आर्मेचर में जो पावर डेवलप होता है उसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इतना टॉर्क इंटू 2πn अपॉन में 60। ठीक है, लेकिन एक पावर और भी होता है, उसका फॉर्मूला देखो, पावर इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? VI। ठीक है, नॉर्मली एक इक्वेशन 1 मान लो, तो यहां पर पावर कितना होगा? कितना हो रहा है? बैक ईएमएफ कितना है? बैक ईएमएफ है आपका EB, क्योंकि हम आर्मेचर की टॉर्क की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम आर्मेचर पे ही पावर निकालेंगे। ठीक है, तो आर्मेचर में पावर कितना होगा? जितना वहां पर बैक ईएमएफ है इंटू जितना वहां पर करंट है।
तो पावर का फॉर्मूला होता है ना VI, तो वही लगा रखा है। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं इस इक्वेशन से निकालूं तो आर्मेचर का जो पावर होगा, आर्मेचर का टॉर्क मल्टीप्लाई 2πn/60। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये आर्मेचर का, ये भी आर्मेचर का पावर, ये भी आर्मेचर का पावर, तो दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अलग अलग निकालने का फॉर्मूला है लेकिन है दोनों एक ही चीज। तो यह आया 2πn/60। तो यहां पर से जो आपका आर्मेचर टॉर्क आएगा, इधर देखो, टाउ बराबर EB/60/2πn। तो ये आपका आर्मेचर का टॉर्क आ गया। ठीक है, एक और चीज, अब ईबी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ठीक है, ईबी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, देखो फिर इसी के आगे देखो, टॉर्क इज इक्वल टू, ईबी का फॉर्मूला क्या लिखा था? 5ZNP/60A मल्टीप्लाई IA इंटू 60/2πn। ठीक है, अब देखो फिर 60 से 60 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो कितना आया ये? 5ZPIA/2πA। तो आपका ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आर्मेचर का टॉर्क की 5ZPIA/2πA। ठीक है, तो जो आपका आर्मेचर टॉर्क होता है, देखो ये तो सब तो कांस्टेंट होते हैं, इसको आप चेंज नहीं करोगे ना। आप कंडक्टर को चेंज कर सकते हो, ना आप आपका पोल को चेंज कर सकते हो, ना आप, ये तो कांस्टेंट है ही, ना आप आर्मेचर समानांतर पथों को चेंज कर सकते हो। तो जो आपका टॉर्क होता है ना आर्मेचर में, वो समानुपाती होता है। सिर्फ आप फ्लक्स चेंज कर सकते हो और आर्मेचर करंट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि मोटर में जो टॉर्क होता है ना, देखो समानुपाती सिर्फ IA को ही क्यों किया है? क्योंकि आप इनको नॉर्मली चेंज नहीं करोगे ना, क्योंकि इनको चेंज करोगे तो आपको पूरा मशीन चेंज करना पड़ेगा, सारे उसके कंस्ट्रक्शन या फिर उसके जो पार्ट्स है उनको चेंज करना पड़ेगा, तो वो बेकार है। ठीक है, वो एक एफिशिएंट मेथड नहीं है, फिर अच्छा मेथड नहीं है कि आप उनके पार्ट्स को चेंज कर रहे हो टॉर्क चेंज करने के लिए। तो टॉर्क नॉर्मली चेंज किया जाता है या तो फाई से, चुंबकीय फ्लक्स चेंज करने से, या फिर आर्मेचर करंट को चेंज करने से। ठीक है, तो टॉर्क किसके समानुपाती होगा? 5IA के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब ये वेरी करते रहता है, सीरीज में अलग, शंट में अलग। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। बस फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो टॉर्क होता है आर्मेचर का, वो समानुपाती होता है 5IA के। ठीक है, फिर सीरीज के लिए अलग, शंट के लिए अलग, कंपाउंड के लिए अलग, वो हम आगे देखेंगे। बस अभी फिलहाल इतना देखना है कि जो आर्मेचर का टॉर्क है वो समानुपाती है 5IA के। ठीक है, अब यह है आपका आर्मेचर का टॉर्क। ठीक है, कि आर्मेचर में कितना टॉर्क उत्पन्न हुआ। ठीक है, लेकिन जो आपका शाफ्ट में जो टॉर्क मिलेगा ना, ठीक है, जिस टॉर्क से आपका शाफ्ट घूमेगा, क्योंकि आर्मेचर होता है और शाफ्ट सबसे अंदर होता है। ठीक है, ठीक, और इसी शाफ्ट से आपका कोई ब्लेड, मिक्सी की बात करो तो ब्लेड इसी से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आर्मेचर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है ना, उसी स्पीड से आपका जो ब्लेड है वो नहीं घूमता है। ब्लेड घूमता है शाफ्ट के टॉर्क से, और शाफ्ट का टॉर्क हमेशा कम होता है आपका आर्मेचर का टॉर्क से। ठीक है, आर्मेचर में टॉर्क उत्पन्न हुआ, आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर के साथ ये शाफ्ट भी घूमेगा। तो हमेशा याद रखना कि आर्मेचर का जो टॉर्क है वो ज्यादा होगा हमेशा, किससे? शाफ्ट के टॉर्क से। क्यों? क्योंकि अंदर लॉसेस भी तो होंगे ना, फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन लॉसेस जिसे हम कहते हैं घर्षण हानि, उसके कारण क्या होता है आपका, जिसे स्ट्रे लॉसेस भी कहते हैं। ठीक है, विंडेज फ्रिक्शन अलग अलग, तो स्ट्रे लॉसेस भी कहते हैं इनको। ठीक है, या फिर फ्रिक्शन लॉसेस के कारण क्या होता है आपका जो शाफ्ट टॉर्क होता है, ठीक है, वो कम होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो जो आपका शाफ्ट का टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, मैं डिराइव नहीं कराना इसको, बस याद रखना कि जो शाफ्ट का टॉर्क होगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा, वो कितना होता है
आर्मे जो आपने क्या दिया है मोटर द्वारा, मोटर ने जो आपका क्या कर रखा है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है, जितनी एनर्जी से आपका आर्मेचर घूमेगा, ठीक है, जो आपने बीएचपी से कहते हैं हम, ठीक है। बीएचपी मतलब कि मोटर ने कितनी मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न की, किसमें, हॉर्स पावर पे, ठीक है। तो कितनी मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न की, बीएचपी हो गया, मल्टीप्लाई 60 इंटू 735 या फिर 736 भी लिखते हैं कहीं कहीं पर, अपॉन 2πn। इसका क्या होती है, न्यूटन मीटर। जहां भी टॉर्क आएगा उसकी इकाई न्यूटन मीटर ही होगी, ठीक है। देखो ये क्या है, नॉर्मली पावर होता है, आउटपुट पावर होता है, मैकेनिकल आउटपुट पावर, ठीक है। मोटर के जो पावर होती है आउटपुट पावर वो लिखा जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई 60 इंटू, अब ये 735 से क्यों इंटू किया है, ठीक है, आपका जो हॉर्स पावर होता है ना, ठीक है, उसको वॉट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहां पर जो आपको, क्योंकि जो मैकेनिकल पावर मिलेगा आपको, ठीक है, आउटपुट मिलेगा वो हॉर्स पावर में मिलेगा, तो उसको वॉट में चेंज करने के लिए हमने किससे इंटू किया है, 735 से। कहीं कहीं 736 लिखा होता है। तो जो साफ्ट की पावर होती है वो इतनी होती है, जो आपको साफ्ट में जो पावर मिलेगा वो इतना मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक, ये वीएसपी क्या है आपका, जो आउटपुट या फिर जो मैकेनिकल पावर आपका कहां पर मिल रहा है, मोटर के आर्मेचर पे, मतलब आर्मेचर पे जितना भी मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो लिखना है आपने यहां पर। और वो किस में होगा, हॉर्स पावर में होगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वॉट में 735 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, वीएसपी मल्टीप्लाई 60 इंटू 735 अपॉन 2πn, ठीक है। तो ये क्या था आपका साफ्ट टॉर्क, जिस टॉर्क से आपका साफ्ट घूमेगा, और इसी साफ्ट से आपका ब्लेड या फिर कुछ भी चीज जिसको आपने घुमाना है, या फिर आपके किसी खिलौने का जो टायर होता है वो इसी साफ्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। जो रिमोट वाली कार अपने घर में देखा होगा वो भी इसी साफ्ट से कनेक्ट रहता है। तो जो आपका आर्मेचर है, आर्मेचर टॉर्क उत्पन्न होता है पहले, और वो आर्मेचर टॉर्क फिर कुछ हानि होकर इसके पास पहुंचता है। तो आपका जो व्हील घूमता है वो साफ्ट टॉर्क से ही घूमता है, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। और कभी कभी पूछ लेता है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 735.5 वॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर बराबर 735.5 वॉट होता है, ठीक है। ठीक, तो इसलिए यहां पर, क्योंकि जो आपका मैकेनिकल पावर उत्पन्न होगा ना वो हॉर्स पावर में उत्पन्न होता है, ठीक है। नहीं बोलते कि इतने हॉर्स पावर का इंजन है, ठीक है, कि जो इंजनों की क्षमता होती है कि इतनी हॉर्स पावर से उसको घुमा सकते हैं, इतना पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो नॉर्मली हम कैलकुलेशन करते हैं वो न्यूटन मीटर में करते हैं, या फिर जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर है। तो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें वॉट चाहिए होता है पावर का। तो पावर को किस में कन्वर्ट किया, 735 से इंटू करके वॉट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका साफ्ट टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है। अब हम कल नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कि जो आपका स्पीड होता है मोटर में वो कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्पीड कैसे वेरी होती है, अलग अलग मोटर्स में क्या क्या इनके ग्राफ बनते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम कल देखेंगे, ये स्पीड कैसे वेरी करता है, ये सब हम कल के क्लास में देखेंगे। तो इतना आप आज रिवीजन कीजिए, ओके स्टूडेंट।